अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मतलब कि जापान मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मेरे साथ बैठे हैं आफ्ताब भाई, ये सिंध से आए हैं, जापान में री एंट्री की है। इनसे कुछ सवाल पूछते हैं कि री एंट्री कैसी रही, कितनी मुश्किलात हुई है जापान में आने के लिए दोबारा। जी आफ्ताब भाई, आप पाकिस्तान से आए हैं, क्या प्रोसेस है? अभी आप एमिरेट्स पे गए थे और कतर पे वापस आए हैं। एमिरेट्स की बंद हो गई, कतर की फ़्लाइट्स खुली हुई थी। जी सर, कतर की फ्लाइट्स बिल्कुल ऑपरेट कर रही थी। वो वायरस की पीक में भी ऑपरेट कर रही थी। अच्छा, तो लकीली ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम वापस आ गए। लेकिन जो री एंट्री बैन था वो असल में 6 कंट्रीज़ का बैन के ऊपर, 6 कंट्रीज़ के ऊपर जो बैन लग गया था, अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा भी नाम आया था, पाकिस्तान का, इंडिया और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रियों को बैन कर दिया था जापान ने। जो वहाँ गए हुए थे पैसेंजर सारे, उनके ऊपर री एंट्री बैन था, जो 12 मई को इनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो ये कि मैं एक्चुअली लकीली 12 मई से पहले आया था, 27 अप्रैल को। तो मैं फिर उस लॉ के अंदर, उस रूल के अंदर फॉल नहीं करता था। उन्होंने मुझे री एंट्री दी और अप्रूवल दी, मेरी अप्रूवल हुई तो मैं वापस आया। उससे पहले मैं नहीं आ पा रहा था। आने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे जापान आने से पहले? एक तो हो गया PCR टेस्ट, तो उसके अलावा क्या क्या चाहिए था? नहीं सर, उसके अलावा जो री एंट्री का एक पेपर था, जब वो आप जापान से आप जाते हो तो वो पेपर आपने अगर लॉस्ट ना किया हो, वो पासपोर्ट पे पंच करके देखते हैं। एक वो पेपर हो। दूसरा, जो कोविड टेस्ट हम करवाते हैं, वो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो जापानीज़ ट्रांसलेशन में भी होनी चाहिए ना। जापानीज़ ट्रांसलेशन वो कहाँ से करवाई आप? वो सिर्फ 2 लैब्स ही करके देती हैं पाकिस्तान में, एक चुगताई लैब और एक आगा खान लैब, जो मेरा तजर्बा रहा ना। अच्छा, तो वो था कि फिर उन लैब से मैंने अपना जो इंग्लिश में भी रिपोर्ट ली और जापानीज़ फॉर्मेट में भी रिपोर्ट ली। फिर वो रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट और एक पैसेंजर कंसेंट फॉर्म था, उसमें वो पूरी रिपोर्ट री एंट्री का एक कंसाइज छोटे शॉर्ट वर्ड में वो सारा उसके पैसेंजर कंसेंट फॉर्म में वो भी लिखना था। और एक और 5 पेजेस का एक और पेपर था जो वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ा, प्लेज लेटर था। उसके अंदर भी वो कुछ जगहें थी जो आपको फिल करनी थी, खुद से ही फिल करना था पेपर जी। तो वो भी किया। और फिर ये कि ये सारी चीज़ें जब जो है एयरलाइन के काउंटर पे जब मैंने सबमिट की, तो फिर उन्होंने उस चीज़ की अप्रूवल ली ना। तो मुझे तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक उन्होंने मुझे वेट करवाया। फिर मेरी जापान से अप्रूवल आई और फिर मुझे उन्होंने अप्रूवल एट द टाइम लेते हैं ना जी, अप्रूवल एटलीस्ट 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है। इसके लिए एयरपोर्ट पे ना कितनी देर पहले जाना पड़ेगा? ये अगर जैसे आपकी फ़्लाइट, जैसे मेरी कतर एयरवेज थी कराची एयरपोर्ट से सुबह 4 बजे थी, तो उसके लिए एटलीस्ट मुझे 4 घंटे पहले जाना चाहिए। 4 घंटे पहले जी, एटलीस्ट 4 घंटे पहले। अच्छा, सही हो गया। और जैसे ही आपका एयरलाइन का काउंटर चेक इन ओपन होती है, आप उसी वक्त फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे रश भी नहीं होता उस वक्त, क्योंकि पैसेंजर जो हैं हमारे पाकिस्तानी वो काफ़ी लेट आते हैं या थोड़ा लेट आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त जब वो चेक इन काउंटर ओपन करते हैं तो उस वक्त बिल्कुल पैसेंजर कम होते हैं। आप उसी वक्त उनको अपना केस सबमिट करोगे तो वो आपकी अप्रूवल लेंगे, आपको वेट कराएंगे। फिर ये कि 1 घंटे के अंदर आपकी अप्रूवल, 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे में आपकी अप्रूवल आ जाती है। तो फिर आप अच्छा, बोर्डिंग पास लेके आप जा सकते हैं। सही है। तो जब आप जापान आ जाते हैं जी, उसके बाद दोबारा कोरोना टेस्ट लेते हैं? जी, वो एयरपोर्ट पे पहुंचते ही इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि एक लाइन बनी हुई, उस लाइन को आपको फॉलो करना होता है। और जगह जगह पे एरो के मार्क्स होते हैं कि जो वापस आ रहा है उनका यहाँ कोरोना टेस्ट होगा, तो वो उस एरो को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुँच जाएगा बड़े। वहाँ पे फिर वो दूसरे भी बैठे होते हैं और कुछ जापानीज स्टाफ भी होता है जो आपको लाइन वाइज बिठाते हैं ना। अच्छा, फिर वो आप आपको एक पेपर दे देंगे, वो आपको कहेंगे ये फिल करें पेपर। उसमें आप कौन सी फ़्लाइट में आए हो, आपका नाम क्या है, आपका सारी इन्फॉर्मेशन, और जो है अपना जापान आने से पहले 14 डेज़ पहले आप कहाँ थे, तो सारा इन्फॉर्मेशन वो आपको देनी पड़ती है ना। अच्छा, फिर ये कि वो लेटर फिल करने के बाद आपको वेट करना पड़ता है। फिर वो आपको कॉल करते हैं। फिर मुख्तलिफ़ काउंटरों से गुजरते हुए आपका PCR टेस्ट होता है। फिर वो यहाँ पर जापान में PCR टेस्ट वो जो है नोजल सेब वाला नहीं होता, तोरल सेब वाला होता है, स्पिट वाला होता है, सलेवा वाला, जिसको सलीवा बोलते हैं, जिसको हमारी उर्दू में थूक बोलते हैं।
इंग्लिश में इसको सलीवा टेस्ट बोलते हैं। तो वो सलीवा टेस्ट जो है वो हुआ, उससे मेरा तकरीबन ये है कि 2 ऐसे ही कुछ मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर उन्होंने हमें एक बड़े रूम में बिठा दिया। फिर ये कि हम वेट करते रहे, फिर ये कि हमारा नेगेटिव आया तो फिर हमें फिर होटल की तरफ ले जाया गया। होटल में कितने दिन का स्टे था आपका? ये बस अनलकीली जिस टाइम पे मैं एंटर हुआ हूँ 10 दिन का क्वारंटाइन था। अच्छा। इट वाज मैं ऐसे कह सकता हूँ कि द लॉन्गेस्ट क्वारंटाइन पीरियड एवर इन जापान के, सबसे लंबा क्वारंटाइन पीरियड था। वरना मोस्टली 3 डेज से ऊपर का नहीं होता, 3 डेज तक का होता है। लेकिन अनलकीली मेरे टाइम पे 10 दिन का हुआ, तो मुझे 10 दिन तक एक कमरे के अंदर रहना पड़ा और उस कमरे से बाहर नहीं निकला मैं, बिल्कुल दरवाजे से भी बाहर नहीं निकला। तो खाने पीने का क्या सादा हलाल आपको वहाँ पे जब आप काउंटर पे आते हो, मेन काउंटर पे, वहाँ पे आपसे वो फूड का पूछते हैं कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और हलाल। तो मैंने हलाल को टिक मार्क कर दिया था। अच्छा। तो मुझे तीनों टाइम ही हलाल दे रहे थे। ये कमरा कैसा था जो आपको इन्होंने दिया हुआ था? सर कमरा तो एक छोटा सा कमरा था, लेकिन बड़ा डेलीकेट कमरा था और साफ़ सुथरा, 5 स्टार होटल के जैसे होते हैं। तो रूम बहुत कंफर्टेबल था और ये कि रूम में टेलीविज़न भी था और फ्री वाईफाई था, मूवीज़ आप देख सकते थे और ये कि जापानीज़ चैनल से। और जो है वक्त आपका कैसा गुजरा? बस बहुत अच्छा गुजरा। शुरू के 2 दिन तो बहुत ही बोरिंग था और बस दिल करता था कि यहाँ से भाग जाऊँ। अच्छा। लेकिन ये कि जब 4था-5वां दिन स्टार्ट हुआ, फिर मैंने जब ऑनेस्टली का बात था तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की। फिर ये कि नमाज़ पढ़ते ऐसे ही खा पी के और थोड़ी एक्सरसाइज करके और थोड़ा सा जो है मूवीज़ देख के, CID ड्रामा देख के टाइम गुजर जाता था। फिर घर वालों से बातें करके, दोस्तों से बातें करके, वीडियो कॉल करके यानी अपना टाइम पास कर लेते। और 10 दिन तो बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है यार। मैं घर में मैंने किया था क्वारंटीन 15 दिन का, मुझे तो घर में बहुत मुश्किल लगा था। तो आपने फिर होटल में किया? हाँ, ये कि बस वो बहुत मुश्किल था, लेकिन बस अल्लाह पाक ने कामयाब किया, हिम्मत दी। हमने ये कि बस थोड़ा सा रिलैक्स भी रहे, सुकून से सोते रहे। टेंशन तो होती थी, घबराहट भी होती थी अकेले, लेकिन ये कि आजकल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, व्हाट्सएप पे, जूम है, बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जिन पे आप वीडियो कॉल करके पाकिस्तान में दोस्तों से, घर वालों से बातें करके अपना ये जो है वो थोड़ा टाइम पास कर लेते थे। तो फिर ये कि घर वालों से बातें करके टाइम इस तरह पास हो जाता था। अभी तो हम टोक्यो पहुंच चुके हैं शायद ना? जी, टोक्यो आ गए। टोक्यो ट्रैफिक जाम हो गया है टोक्यो में, बहुत ज़्यादा रश है। जी आफ्ताब भाई, हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। जी बोलिए। तो आपके क्वारंटीन के अंदर भी टेस्ट लिए उन्होंने PCR? जी 3 दफ़ा लिया। एक 22 मई को, नहीं 22 जून को ना, 22 जून को। जी। एक 22 जून को लिया और एक 26 जून को लिया और एक आज 29 सुबह चेकआउट से पहले लिया। अच्छा। जी, और मेथड के तहत लिया। सही है। तो उसके अलावा चार्जेस क्या थे? कुछ नहीं, सब फ्री है। Everything खाना भी free। फ्री? खाना भी फ्री, होटल एवरीथिंग फ्री। सब गवर्नमेंट ऑफ जापान ने पे करना है, हमने कुछ भी नहीं पे। हाँ, अगर मैं बाहर से कोई चीज़ मंगवाता हूँ, जैसे मैंने कभी कभार एक अंडे वाला, एग वाले सैंडविचेस मंगवाए या दूध वगैरह मंगवाया, या फिर टी पैक चाय बनाने के लिए मैंने जो है टी ऑर्डर की, लिप्टन की, ये वो, तो वो उसके पैसे मुझे देने पड़े। बाकी सब कुछ फ्री था। सही हो गया। चलो ठीक है आफ्ताब भाई, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी बात का पता नहीं चला आपको या कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।